गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज बात करते हैं कि क्या रहा इंडियन मार्केट का 2-3 मिनट। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि मोतीलाल ओसवाल के जो रिजल्ट्स आए वो क्या सही में उतने ख़राब हैं, इतने अच्छे हैं, या हमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट पीओवी से हमें कैसे उसे देखना चाहिए। तो उस पे भी हम बात करेंगे थोड़ा सा। पर इंडियन मार्केट आज फिर से वापस लगा कि ऊपर खुली और पर फिर उसको नीचे लगातार उसको लपेटा गया और उसको लगातार नीचे, बहुत ही नीचे ख़त्म किया गया। तो हम लगातार एक प्रेशर देख रहे हैं इंडियन मार्केट में। और अगर आप देखें तो लगातार एक क्यूआईपी की लिस्ट आ चुकी है। ओला ने अभी 70 रुपये के लगभग जब उनका आईपीओ आया था, पर अब वो क्यूआईपी करने जा रहे हैं लगभग 55 रुपये के शेयर में, 55 रुपये में। तो 30% नीचे है, 30% नीचे, लगभग 30-35% नीचे वो अपना क्यूआईपी करने जा रहे हैं। और रिटेल के पास 70 रुपये में वो शेयर ऑलरेडी आईपीओ वाला है। फिर उसके ऊपर इतना यूफोरिया बना बना के उसको 150 रुपये तक भी लिया गया था। उसके बाद फिर आप देखें तो V2 रिटेल, अब उसने भी कल किया है कि वो भी क्यूआईपी करने जा रहा है। क्यूआईपी होता है कि जब आपके पास पैसे की आपको और नीड होती है तो आप जाके मार्केट के पास एक नया शेयर इशू करके आप पैसे उठा लेते हो, तो वो होता है क्वालिफाइड क्यूआईपी जिसे कि हम बोलते हैं। तो जब आप क्यूआईपी देखते हैं तो अब बेसिकली क्या होता है कि अब अगर 60% ग्रोथ अगले क्वार्टर में आएगा तो जो अर्निंग पर शेयर है, जो हर बंदे के हिस्से जो प्रॉफिट मिलेगा वो 60% नहीं होगा, क्योंकि शेयर डाइल्यूट हो चुके हैं। मान लीजिए कल को 10 लोग थे वो रोटी खाने वाले, तो कल मैं 15 ले आया हूँ, अब 5 लोग मैंने और बढ़ा दिए अगर, तो अब 15 लोग हैं वो रोटी खाने वाले। तो कल पर अगर मैं आज 60 रोटियां लेकर आया था, कल को मैं अगर 90 लेकर आऊँगा तो 50%, मतलब 90/9। अब मेरे हिस्से 9 रोटी नहीं आएगी, पर 90/15 मेरे पास 6 ही आने वाली हैं। तो अगर मैं क्यूआईपी 50% ऑफ द शेयर होल्डर बेस बढ़ा देता हूँ, मैं प्रॉफिट अगले बार 50% भी बढ़ जाता है, तो अर्निंग पर शेयर मेरा सेम होने वाला है। तो ये दिक्कत होती है क्यूआईपी की। पर अगर आप ग्रोथ कंपनी, आप बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हो, आप नई फ्रेश कंपनी है, आपको कोई पैसा देगा नहीं ईजी, तो आप क्या करते हो कि आप जाते हो, आप मार्केट से पैसा उठाते हो, और अगर आपको लग रहा है कि आप एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे प्लेस हो तो आप जाके कर लेते हो। स्विगी ने भी बोला है कि वो जाके क्यूआईपी करेगा, तो स्विगी भी सोच रहा है, अभी अगले बोर्ड मीटिंग में उनकी आने वाली है। तो हम देख रहे हैं कि लगातार लेंसकार्ट आईपीओ, तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही तेज़ी से पैसा उठाया जा रहा है मार्केट में। तो वो जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है मार्केट में वो नहीं आ पा रही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं आपके, एलजी, टाटा कैपिटल, फिर लेंसकार्ट, ग्रो, कई बड़े आईपीओ आपके कगार पे खड़े हुए हैं। तो वहाँ से जो लिक्विडिटी है वो मार्केट से खींच ली गई है। और जैसे ये लिक्विडिटी खींची गई तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ डेवलप होना बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एब्सेंस ऑफ लिक्विडिटी होगी तो आपकी मार्केट चढ़ेगी नहीं, और प्रेजेंस ऑफ लिक्विडिटी होगी तभी चढ़ेगी। तो लिक्विडिटी होना तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नहीं तो आप देखेंगे अर्निंग्स आ रही है, शेयर कुछ कुछ शेयर चढ़ते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, फिर नीचे घट जाते हैं, ऐसे ऐसे आप देख रहे हैं तो हो रहा है। तो उस हिसाब से हम देखें तो निफ्टी गिर के लगभग 25,800 के भी, लगभग 25,800 के लगभग ट्रेड अप कर रहा है। तो एक काफ़ी 26,000 पार होने के बाद हमें थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला है। और मंथ एंड है, पर जैसे ही अब शायद अगला मंथ बिगिन होगा तो हम देखेंगे एसआईपी आएगा, पैसे का इनफ्लो आएगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि शायद एक लिक्विडिटी डेवलप होगी मार्केट में। पर उसके बाद भी इस महीने लगभग निफ्टी 50 लगभग 5.2% ऊपर ही रहा। तो एक किस्म से बहुत अरसे बाद एक अच्छी गिराव, एक अच्छी हमें स्ट्रेंथ निफ्टी में देखने को मिली। तो मार्केट ऐसे ही है कि आप शांति से कभी भी 5-6-7% महीने का रिटर्न दे के, या 2-3 कंजिक्यूटिव महीने आपका रिटर्न दे के फिर चौपी रह सकता है, और साल भर का रिटर्न उसने अप्रॉक्सीमेटली वो मेंटेन कर लेता है। और उसके साथ ही साथ हम देखें तो पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी एक स्ट्रेंथ मिल रही है, चाहे जितना भी मार्केट गिर रही है, पर एक पीएसयू बैंक में स्ट्रेंथ है। उसके कई ट्रिगर्स हैं, हमने अपने पुराने वीडियोस में भी बात कर रखी है, और हमने सेपरेट वीडियोस भी इसके बारे में बना रखे हैं। अगर आप चाहें तो ज़रूर पीएसयू बैंक्स प्रथम मिश्रा लिख के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। उसमें आपको हमने बेटर एनालिसिस किया रही कि कौन से बैंक्स अच्छे लग रहे हैं, क्या ट्रिगर सब क्रिएट हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर देख सकते हैं उस चीज़ में। बाकी एफआईज का हम देख रहे हैं तो इंडेक्स में काफ़ी उनकी बिकवाली आ रही है, एफआईज अच्छे से शेयर्स इंडेक्स में सेलिंग हो रही है। अब वो कहाँ जाके, पर ये चीज़ें चलती रहेंगी। रुपए में भी थोड़ी कमज़ोरी हमें देखने को मिली है, पर जब तक ये सब चीज़ें हैं तब तक चली गई। उसके बाद फिर आप देखें तो यूएस मार्केट ने भी एक ऊंचाई दिखाई, और फिर
एक अच्छी तरीके से। बिटकॉइन थोड़ा नीचे है, गोल्ड ने थोड़ा $4000 पर आउंस पे सस्टेन किया है, अपने ऊपर से लगभग 10% डाउन, पर अब थोड़ा सस्टेन कर रहा है। बिटकॉइन भी लगभग 10-15% डाउन, 1,10,000 पे सस्टेन कर रहा है। तो एक किस्म से थोड़ा जो इतनी तेज़ी बन रखी थी वो थोड़ी अभी ठंडी हो रही है, थोड़ा शांति बनी हुई है। जापान आप देखें तो जापान ऊपर था, चाइना भी वहीं खड़ा है अब। पर जो कल की जो न्यूज़ थी वो तो हमने कल के वीडियो में बात की थी कि ट्रम्प चाइना के टॉक्स पे ट्रिगर हुई थी और वहाँ से वो न्यूज़ आगे बढ़ी थी। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो जो ट्रम्प और चाइना की न्यूज़ है अब उससे जो चिप्स या एआई पे कितना हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट तो खुश थी कि शायद टैरिफ उतना नहीं लगेगा जो इतना चिप स्टॉक्स पे ट्रम्प ने 1 नवंबर से बोला था। तो अब ये एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली क्रिएट करता है कि नहीं करता है, वो हमें देखना काफ़ी अब इंटरेस्टिंग बन जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें कल को मेटा का रिज़ल्ट आया था, तो मेटा का रिज़ल्ट आया तो वो उतना अच्छा नहीं था, तो उसको 11-12% शेयर लपेट दिया गया। और मेटा वही है जो आपका फेसबुक इंस्टाग्राम जो रन करती है मार्क जकरबर्ग। तो फिर आप वहाँ पे पर कई रिजल्ट थे जो अच्छे आए थे, अमेजन, अल्फ़ाबेट, इन सब के रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे, तो ये सब 10-10% बढ़े थे। और 10-10% बढ़ने का मतलब है कि ये कंपनियां अकेले ही 400-500 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप क्रिएट कर देती हैं एक दिन में, एक कंपनी। और इतनी इतनी बड़ी कंपनी हमारे पास, इसकी अराउंड आधी भी साइज़ की कंपनी हमारे पास सबसे बड़ी कंपनी भी नहीं है। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी मारुति सुजुकी का रिज़ल्ट आया था तो रेवेन्यू 8% बढ़ा। और हम देख सकते हैं कि अब रिजल्ट वैसे ही मारुति सुजुकी ऑपरेटिंग लेवरेज वाले लेता है 18% और 6-7% की ग्रोथ। डॉलर आप रुपये डॉलर 88.64 वहाँ हम आ ही गए हैं। उसके बाद फिर जब फेडरल रिजर्व की मीटिंग थी तो पॉवेल ने भी बोला कि दिसंबर कट वो देखेंगे, पर हमने इस बारे में बात कर रखी है कि एक मीटिंग आगे पीछे कट आए तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है उतना ज़्यादा। पर थोड़ा मोतीलाल ओसवाल के भी रिजल्ट की बात कर लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल का रिजल्ट आया जिसमें कि प्रॉफिट डाउन था बट 67%। बट हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो 67% को हम कैसे ब्रेक थ्रू करें और क्या वो कैसा रिजल्ट दिखता है कि हमें बेच देना चाहिए मोतीलाल ओसवाल या क्या करना चाहिए। पर एक बार हम थोड़ा सा ज़रूर उसको देख लेते कि मोतीलाल ओसवाल का अगर हम पहले तो नंबर्स ही देख लें कि कैसा अभी जो स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू में है। तो मोतीलाल ओसवाल अगर आप देखें थोड़ा मैं खोल लेता हूँ मोतीलाल ओसवाल की जो स्क्रीनर पर अगर हम बोलें तो मोतीलाल ओसवाल लगभग 60,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड कर रहा है, 29 का पी पे है। और अगर हम देखें तो बुक वैल्यू 185 और ROE लगभग 25 है। और ये जो आपका अगर हम देखें तो ये जो अभी प्रॉफिट लगभग जो जून 2025 में अगर उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, सितंबर 1800 करोड़ था और अब 840 करोड़, लगभग 60% का प्रॉफिट जो है वो साफ़ हो गया है। पर हम थोड़ा अगर इसको डीप डाउन एनालिसिस करें तो अगर हम वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट देखें तो लगभग 24% डाउन है वेल्थ मैनेजमेंट का पोर्शन। जो इनकी अर्निंग्स आई है लगभग 24% डाउन हुई है, और वो भी लो ब्रोकरेज, क्योंकि साइडवेज मार्केट जो होती है तो आपको शेयर खरीदना बेचना है, लोगों का इंटरेस्ट डिजॉल्व हो जाता है बनस्पत 1 साल पहले। और 1 साल पहले मार्केट में पीक यूफोरिया था एकदम, मार्केट हर समय हाईज बना रही थी, ऑल टाइम हाई बना रही थी, डेली मार्केट बढ़ रही थी। तो लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, लोग FNO भी करने कम आते हैं कि पैसे नहीं बन रहा है, एक वेल्थ इफेक्ट जो नहीं आता है तो आप उतने ज़्यादा खुश नहीं होते। वरना आप बताते हो लोगों को कि मैं % इतना ज़्यादा पोर्टफोलियो आप है, तो आपके साथ वाला भी साथ में आता है, तो वो जो रिपेल इफेक्ट होता है। पर जब ये सब चीज़ें नहीं चल रही होती, लोग FD तोड़ के भी आ रहे होते हैं, अपने फ्लैट बेच के आ रहे होते हैं, पर जब मार्केट साइडवेज होती है तो आप नहीं देखते हैं कि लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं FD तोड़ के आता हूँ या मैं, क्योंकि पिछले 1 साल में FD का रिटर्न ज़्यादा बेहतर आपको दिखेगा मार्केट के कंपैरिजन में। तो वहाँ पे 24% है, तो ब्रोकरेज इम्पैक्ट वहाँ पे कम हुई है। तो ये चीज़ वापस जैसी मार्केट में एक्टिविटी बढ़ेगी तो ये चीज़ें वापस ग्रो हो जाएंगी, और जैसे जैसे मार्केट में थोड़ी थोड़ी तेज़ी आएगी और ओवर पीरियड ऑफ टाइम
ये चीज़ें वापस आ जानी है। पर एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है कि नेट सेल्स इन म्यूचुअल फंड वो लगभग 56% अप है। तो म्यूचुअल फंड, और अगर हम यूनिक फोलियोज देखें, जितने यूनिक पोर्टफोलियो हैं वो लगभग 94 लाख है, 94 लैक्स, 1 करोड़ से थोड़ा सा कम। सिप में जो शेयर मार्केट है, मार्केट शेयर इनके पास वो बड़ा है, और लगभग इनकी 11 स्ट्रैटेजीज चलती हैं, और 8 स्ट्रैटेजीज ने बेंचमार्क इंडेक्स, या जिसके हम निफ्टी 500 ले लें या निफ्टी स्मॉल कैप की जो होगी उसको ले लें, जो भी स्कीम जिस जिस कंपोनेंट में लाइक करती है उसके कंपैरिजन में इनके लगभग 8 बेंचमार्क्स ने उसको तोड़ा है, जिसमें कि 4 म्यूचुअल फंड है और 4 एआईएफ है। और जब मैं इनका देख रहा था तो आप देखें तो इनका एक मोमेंटम म्यूचुअल फंड है, जिसने कि पिछले 6 महीने में 22% का रिटर्न दिया है। बट मोमेंटम में आप पूरा पैसा अपना नहीं लगा सकते, पर ऑल दो उस म्यूचुअल फंड ने एक अच्छा रिटर्न किया है, पर आप जो म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है आप उसके पीछे भाग नहीं सकते, क्योंकि जब मोमेंटम गायब हो जाएगा तो शायद उसका रिटर्न भी गायब हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। बट जस्ट फॉर एक इन्फॉर्मेशन की तरह मैंने उसको पास कर दिया है कि अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हो। ऑल तो बहुत ही छोटा AUM है, 169 करोड़ लगभग का है, तो आपको उस पर म्यूचुअल फंड पे फीस है वो बहुत ही ज़्यादा देनी पड़ेगी। और हमने कल परसों में वीडियो बनाया था जिसमें हमने म्यूचुअल फंड की फ़ीस TER के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था। अगर आपको वो समझना है तो आप ज़रूर उस वीडियो को रेफरेंस ले लें और समझ लें। पर उसके बाद फिर हम देखते हैं कैपिटल मार्केट्स में। कैपिटल मार्केट्स में भी लगभग इनका पैट जो है वो लगभग 24% ऊपर गया है। पैट होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो 24% ऊपर गया। पर वो होता है जब आप IPO में शामिल होते हो, आप लिस्टिंग में हेल्प करा रहे होते हो, प्राइमरी इशुएंस में, फंड रेजेस में जब आप हेल्प करा रहे होते हो कंपनीज को, तो वो तो आपने देखा एक्टिविटीज़ वो काफ़ी बढ़ी हैं दरमियान पिछले 3 4 6 महीने में, 7 महीने में। तो वहाँ से आया है। तो वो ब्रॉडर मार्केट्स में रहता है कि अगर मार्केट में तेज़ी रहती है तो हम उसको देखते हैं कि अगर IPO मार्केट गर्म है, तेज़ है, आपके बॉन्ड इशू हो रहे हैं, आपके पैसा उठाया जा रहा है, QIP हो रहा है जो हमने वीडियो के स्टार्ट में बात करी है, तो वहाँ से ये मोमेंटम आता है, वहाँ से ये पैसा होता है। फिर इनका एक हाउसिंग फाइनेंस का भी सेक्टर, ऑल्दो ये हाउसिंग फाइनेंस का पर ये बहुत छोटा है, पर लोन बुक इनका लगभग 23% अप है। डिस्बर्समेंट इन्होंने टारलेस 48% डिस्बर्समेंट इन्होंने बढ़ा दिया है, तो वो भी हम देख सकते हैं। फिर पैट जो है वो वहाँ से इनका 27% बढ़ के आया है। पर जो इनका जो लॉस हुआ है या जो प्रॉफिट्स पूरे कम हुए वो है ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट में। ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड रहते हो, आप शेयर्स में आप इन्वेस्टेड रहते हो, तो उसका जो मार्क टू मार्केट लॉस होता है वहाँ से इनका 268 करोड़ का लॉस आया है, जो कि पिछले साल 700 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब लगभग लगभग अगर हम देखें तो 900 हज़ार करोड़ के बीच का कुछ लॉस जो है वो इनका वहाँ से आया है, इनके बुक्स में आया। तो जो हमने बात की थी 1800 से 800, तो वहाँ से एक चीज़ इनका आया। पर एक चीज़ ये नोटिस है कि ये लॉस इन्होंने बुक नहीं किया, ये मार्क टू मार्केट होता है। जब ट्रेजरी आपके पास होल्ड होती है तो अगर उसके प्राइजेस गिर जाते हैं तो वो सब चीज़ें होती हैं। ऑल दो बहुत ही रेगुलर होता है। अगर आपने देखा होगा तो पिछले साल 2 3 क्वार्टर पहले भी इनका मार्क टू एम के कारण इन्होंने मोतीलाल ओसवाल का निगेटिव रिजल्ट्स हो गया था। पर हम देखें तो काफ़ी एक अच्छी खासी तो अगर हम M2M लॉसेस देखें तो वो वापस आ जाएगा, उसमें कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। वो लॉस पूरा का पूरा अगले बार या 2 3 बार में वो पूरा का पूरा पैसा वापस आ जाना है। तो अगर हम देखें तो ये मार्केट में एक अच्छी खासी नॉइज़ ही हम बोलेंगे कि जो हुई है इस रिजल्ट्स में। पर आप देखें तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है। AMC है, प्राइवेट वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस, ट्रेजरी। तो हम देखें तो सब चीज़ इनके पास एक डाइवर्सिफाइड पड़ी हुई है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो रिजल्ट्स में उतनी हमें कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं दिख रही है कि यहाँ से रिजल्ट्स इनके ऐसे हो जाएंगे कि रिकवरी नहीं है। 70% का प्रॉफिट, इसी कारण जो हमें पी रेशियो भी है, पी रेशियो हमें इन्फ्लेटेड लिख रहा है, वरना ये पी रेशियो लगभग 20 के अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड कर रहा होता। तो हम पर ऑपरेटिंग पैट देखें तो फिर जो कामकाजी मुनाफा जिसे हम बोलते हैं वो 11% अप होके लगभग 1088 करोड़ पे हो गया है क्वार्टरली पैट। तो एक किस्म से रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब हर जगह ग्रोथ देखने को मिली है। बस एक वही M2M जो लॉसेज होते हैं मार्क टू मार्केट, वो बड़े से बड़े बैंक की, चाहे वो US के हों चाहे
कहीं के भी हों, पर मार्क टू मार्केट लॉसेस जो है वो बहुत ही कॉमन है। अगर आप ट्रेजरी होल्ड कर रहे हो, आपके पास शेयर्स हैं बुक में, तो जैसे वो शेयर्स गिरते हैं तो जो आपके पोर्टफोलियो में जैसे आपके लॉसेस आ जाते हैं, पर वो लॉस आपका होता नहीं है जब तक आप उसे बुक ना करें। तो वही होता है। पर अगर आप अपनी फाइलिंग कर रहे हो तो जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी 31 मार्च या 30 सितंबर को, वो आपको एक्सचेंज को बताना पड़ेगा और वो चीज़ आपके लॉस या प्रॉफिट में पिछले साल से कंपेयर करी जाएगी। तो अगर हम देखें तो काफ़ी एक किस्म से इन्होंने जो अपना शेयर ऑफ फी बेस्ड रेवेन्यू प्लस इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट इनकम वाला देखें तो वो लगभग 75% बढ़ गया। और इसका 75% का बढ़ना है कि मार्केट शेयर जो एक स्टेबल इनकम का मार्केट शेयर है वो काफ़ी बढ़ रहा है। और हमको यही चाहिए कि आप ब्रोकरेज के भरोसे उतने ना रहें, क्योंकि वो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तब आपके बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन आएगा। हम चाहते हैं कि आपका जो अदर इनकम आए, फीस वगैरह वेल्थ मैनेजमेंट से, वहाँ से आपका ज़्यादा पैसा है, तो आपको मार्केट एक अच्छा पी रेशियो भी रिवॉर्ड करता है और बेटर स्टेबिलिटी भी बिजनेस में आती है। तो बिजनेस मिक्स जो है वो बदल रहा है मोतीलाल ओसवाल का, विच मेक्स इट कि अगर यहाँ पे ऐसी न्यूज़ों के बाद अच्छे से अगर शेयर गिरता है तो वो लेने लायक बन जाता है, क्योंकि ये सब नॉइज़ होती है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड चांस, और ये अच्छे चांसेस क्रिएट करता है आप ऐसे शेयर्स को एक्यूमुलेट करें और रखें। और फिर लॉन्ग टर्म स्टोरी है, तो ये बहुत ही एक 10 साल 5 साल 15 साल के लिए दीज थिंग्स वुड एक्ट एज अ बफर और वेरी गुड सेफ्टी नेट। सो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और ज़रूर अगर किसी को ये चीज़ आपको लगती है इन्फॉर्मेशन जानने, या मोतीलाल ओसवाल आपकी नज़र में है किसी के पास, तो आप ज़रूर उसको ये वीडियो देखें। हमने बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस करी हर इनके फीस की, हर सेक्टर की, हर जितने भी इनके यूनिट्स थे, इनके पार्ट्स थे, तो उस हिसाब से किया है। बाकी आपको और भी कुछ जानना तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो वेरी मच।